हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 22 ऑफ फेब के करंट अफेयर्स। आज हमें पीएम केयर स्कीम के बारे में बात करनी है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई चिप डिजाइन की है, हम उस चिप पे भी बात करेंगे। और यहाँ पर हमारे देश की एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिनको टाइम्स मैगजीन ऑफ द ईयर पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। हम उनके ऊपर भी बात करेंगे, तो काफी कुछ नया सीखने को है, काफी कुछ नया जानने को है। और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं 22 ऑफ फेब के करंट अफेयर्स। अच्छा, आज ना हम कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं? तो आज हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्काउट डे। ठीक है, और इसे वर्ल्ड थिंकिंग डे के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड स्काउट डे की शुरुआत अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड स्काउट डे को हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन जो फाउंडर हैं, जो फादर हैं, आप कह सकते हो बॉयज स्काउट मूवमेंट के, जिनका नाम है लॉर्ड रॉबर्ट बैडेन पॉबल, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसलिए 22 फरवरी को हम वर्ल्ड स्काउट डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हाईलाइट किया जाता है ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ गर्ल गाइड एंड स्काउट। ठीक है, इसका फॉर्मेशन 1926 में हुआ था और आर स्टोरी इसकी थीम आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले कई सारे बच्चों ने कल का करंट अफेयर्स नहीं देखा, तो उनके लिए मैं एक बार रिकैप कर देती हूँ कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। वन लाइनर फॉर्मेट में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डिटेल देखने के लिए आप 21 फरवरी के करंट अफेयर्स को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो हम लोगों ने बातें की थी कि हमारे देश के जो चीफ इकोनॉमी एडवाइजर हैं, जिनका नाम है वी अनंत नागेश्वर, इनके टेन्योर को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है टिल 2027। फिर हम लोगों ने इंडिया के फिश प्रोडक्शन के बारे में बात की थी। 23-24 में इंडिया का फिश प्रोडक्शन 184 लाख टन आपको देखने को मिलेगा। फिर फिशरी सेक्टर के लिए हमारा जो यूनियन बजट था वो 2703 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेगा। आरबीआई ने आरबीआई डाटा या आरबीआई डेटा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है फॉर इजी एक्सेस टू इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल डेटा। इसमें स्टूडेंट के लिए, रिसर्चर्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए आरबीआई का जो डेटा है वो ग्राफ के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। फिर सेबी ने न्यू पोर्टल लॉन्च किया है फॉर रिपोर्टिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। एक्सिस बैंक ने डिसाइड किया है कि हम 104 करोड़ रुपीस का डोनेशन करेंगे अशोका यूनिवर्सिटी में फॉर रिसर्च एक्सपांशन। फिर उड़ीसा के सीएम ने अपना बजट पेश किया है और टोटल 2.90 लाख करोड़ रुपए का बजट उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्रेजेंट करने का काम किया है। इसके अलावा हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, इन्होंने जोगी घोपा आसाम में इनलैंड वाटरवे टर्मिनल को इनॉग्रेट करने का काम किया है। इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ एग्रीमेंट साइन किया है फॉर लिथियम माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन। गूगल ने अनंत को लॉन्च किया है। अनंत एक कैंपस है, एक बिल्डिंग है जो गूगल का वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस है। बेंगलुरु में इस कैंपस को लॉन्च किया गया है। फिर हम लोगों ने लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के बारे में बात की थी, और इसमें आरबीआई ओम्बुड्समेंट एक्ट की जो डेफिनेशन है या उसका जो लोकपाल शब्द है उसको एम्बुजमेंट से रिप्लेस किया गया है। फिर हमने देखा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो कि 2015 की स्कीम है, इसको 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली हमारे देश की पहली स्टेट असेंबली बन चुकी है जिसने ट्रांसलेटर फैसिलिटी को लॉन्च किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपनी 89th एनिवर्सरी पर आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग और एपीए बैंकिंग की सुविधा स्टार्ट की है। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस की शुरुआत की है। जोमेटो ने एआई पावर कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म नगेट को लॉन्च किया है। फिर दिल्ली मेट्रो ने इंडिया का पहला वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट इनॉग्रेट किया है ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पे। और इंडिया वाइस प्रेसिडेंट बन गया है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड टू नेविगेशन। ये सारी बातें हम लोगों ने 21 तारीख को डिस्कस की। इसके अलावा कुछ अवार्ड्स भी थे। मोपा एयरपोर्ट गोवा को सर्वेक्षा सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। निर्मला सीतारमन जी ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई लॉन्च की है, जिसमें अप टू 100 करोड़ रुपीस का जो लोन है वो एमएसएमई सेक्टर को दिया जाता है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को भी लॉन्च करने का फैसला लिया है। ये सारी बातें हमने इन डिटेल डिस्कस की थी। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे आज के अपने नए एकदम फ्रेश करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जनवरी मंथ के मंथली कंपाइलेशन चल रहे हैं। ठीक है, कल मैंने गवर्नमेंट स्कीम और नेशनल न्यूज कवर की थी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर जनवरी मंथ की सभी नेशनल न्यूज और गवर्नमेंट स्कीम आपको मिल जाएंगी, और इसकी पीडीएफ मैगजीन के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। आप मैगजीन को पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे।
गवर्नमेंट रिमूव कास्ट इनकम रिस्ट्रिक्शन फॉर फ्री कोचिंग अंडर द पीएम केयर्स। अब देखो, पहली बात तो समझिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, जो शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे हैं, जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको कोचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए और अदर बैकवर्ड क्लास के बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पर जो पीएम केयर के अंदर बच्चे कवर हैं, उनको भी यहाँ पे फ्री कोचिंग की बात की गई है। इनकी कास्ट को और इनकम को नहीं देखा जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझिए। यहाँ पे जो फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाती है शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों के लिए, तो पहले तो एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा, इनकी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एनुअली, तभी इनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो पीएम केयर के बच्चे हैं, पीएम केयर के बच्चों को यहाँ भी कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर आप पीएम केयर स्कीम के अंदर कवर होते हैं और किसी भी कास्ट से हैं, आपकी फैमिली की इनकम कुछ भी है, आपको यहाँ पे फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवैम्प इस कोचिंग स्कीम एम एट enhancing एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस बैकवर्ड ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर इसका एक्सटेंशन किया गया है और जो चिल्ड्रन कवर है पीएम केयर के अंदर, उन्हें भी बेनिफिट दिया जाएगा अलोंग विद शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस। इस स्कीम को ओरिजिनली 6 5 ईयर प्लान के अंदर लॉन्च किया गया था। अब ये पीएम केयर क्या है, तो कोविड के समय क्या हुआ था, कोविड के समय कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनके माता पिता, जिनके फादर मदर दोनों की कोविड में डेथ हो गई थी और वो अनाथ हो गए थे। तो उन सभी बच्चों के एजुकेशन के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है पीएम केयर, और उसी के अंदर ये बच्चे कवर होते हैं। अगर हम स्कीम के बारे में बात करें तो ये स्कीम कोचिंग स्कीम है जो आपको फ्री प्रिपरेशन प्रोवाइड करती है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिसमें आपके यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सेक्टर एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम शामिल है। एलिजिबिलिटी कंडीशन एससी और ओबीसी स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख रुपीज एनुअल है, और मिनिमम 50% इन्होंने परसेंटेज एक्वायर किए हो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन में, और यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंगली बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है फॉर फ्री कोचिंग। अभी यहाँ पर इसका एक्सपांशन हुआ है, और एक्सपांशन होने के साथ साथ पीएम केयर के बच्चों को भी शामिल किया है विदाउट एनी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ पे इनकम के क्राइटेरिया को भी बाहर रखा गया है। पीएम केयर स्कीम को 29 मई 2021 को लॉन्च किया गया था, जो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करती है जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है, ठीक है, कोविड-19 में। ना बात करते सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, तो जो एससी और ओबीसी के बच्चे होते हैं उनको कंडक्ट किया जाता है सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन। अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो मेरिट बेस पर शॉर्टलिस्टेड करने का काम करती हैं। हर साल 35 स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें से 70% सीट एससी के लिए और 30% सीट ओबीसी के लिए रिजर्व होती है। इसके अलावा कोचिंग के लिए भी फीस कवर यहाँ पे की जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है। 20,000 से लेकर 75,000 रुपीज तक आपके कोर्स की फीस को कवर यहाँ पे किया जाता है, और एडिशनली स्टूडेंट को भी स्टाइपेंड दिया जाता है 4,000 रुपीज अप टू 12 मंथ तक। ये आपको स्कीम के पार्ट देखने को मिलेंगे। अब स्कीम को इम्प्लीमेंट या मॉनिटर कौन करता है? डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ, कोचिंग सेंटर्स के साथ कोलैबोरेट करती है और इस स्कीम को मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। हर एक जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनको मिनिमम 50 स्टूडेंट को इनरोलमेंट करना ही होता है, और मिनिमम इनके पास 4 कोर्सेज तो होने ही चाहिए, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस को भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना टू लॉन्च ईपीएल फॉर पायलट। ईपीएल क्या होता है? जैसे कि जो पायलट होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है और फिर पायलट को लाइसेंस दिया जाता है कि आप एलिजिबल है। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना हमारे पास गाड़ियों को चलाने के लिए, कार्स को चलाने के लिए, वैसे ही एयरप्लेन्स को भी चलाने के लिए पायलट के पास क्या होता है? लाइसेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल सुविधा की शुरुआत की गई है, और इंडिया दूसरे नंबर की कंट्री इन द वर्ल्ड बन गया है जिसने चाइना की तरह ईपीएल सर्विस की शुरुआत की है फॉर पायलट्स। ठीक है, सो इंडिया हैज बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना to launch an electronics personal license for pilot in the civil aviation sector. Recently, Union Minister for Civil Aviation के राम मोहन नायडू ने इसकी शुरुआत की है। कहाँ से? उड़ान भवन न्यू दिल्ली से। उड़ान भवन कहाँ पर है? उड़ान भवन आपको
सफदरगंज एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा और कई सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी उड़ान भवन है, जैसे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, एयरपोर्ट इकोनॉमी रेगुलेटरी अथॉरिटी, इन सब का हेडक्वार्टर आपको उड़ान भवन न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। अब ये जो ईपीएल पायलट सुविधा की शुरुआत की है, इसके जो भी प्रोटोकॉल होंगे, जो भी फॉर्मेट्स होंगे, वो सिमिलर वैसे ही होंगे जैसे कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेट होते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिलेगा। इससे फायदा क्या है? ईपीएल का पर्पस है इनहांस द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इफिशियंसी ऑफ द सिविल एविएशन लाइसेंसिंग सिस्टम। धीरे धीरे जो फिजिकल स्मार्ट कार्ड बेस्ड लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको फेज मैनर में फेज आउट किया जाएगा और ईपीएल लाइसेंस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, और इंडिया सेकेंड नंबर की कंट्री है आफ्टर चाइना। नेक्स्ट है, इंडिया ऑफिशियली एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखेंगे जो हमारा बे ऑफ बंगाल का एरिया है, बे ऑफ बंगाल से जितने भी देश बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे कि इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नीचे की तरफ आओगे तो इंडियन ओशन में श्रीलंका भी आपको देखने को मिलेगा। तो वो सभी कंट्रीज जो कि बे ऑफ बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, और इन सभी कंट्रीज की ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करना है। यहाँ पे जो फिशरमैन कम्युनिटी है, उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, इसलिए बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया था। इनकी 13th नंबर की जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है, वो मालदीव में हुई थी, और यहाँ पर चेयरमैनशिप किसको मिली है? इंडिया को मिली है। ठीक है, इंडिया जो है वो चेयरमैन बन चुका है बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का। इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के डेलीगेशन को लीड कर रहे थे डॉक्टर अभिलाष लिखी, ठीक है, जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी के। इस बॉडी का फॉर्मेशन 2003 में हुआ था। ये बेसिकली रीजनल फिशरी बॉडी है जो कि फिशरिंग कम्युनिटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए काम करती है। करेंटली इसमें बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका आपको मेंबर कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। वहीं इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड आपको कोऑपरेटिंग नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज देखने को मिलेंगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे पिपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। पिपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा केरला में है। आप इस मैप को देख पा रहे हैं, ये केरला का मैप है जिसमें आपको साइलेंट वैली देखने को मिल रही है। यहाँ पे पेरियार टाइगर रिजर्व है, और पेरियार टाइगर रिजर्व के नीचे आप देखेंगे तो पिपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगी। रिसेंटली पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है पेपेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंडर द तिरुवनंतपुरम फॉरेस्ट डिवीजन। अभी जो पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में है। इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1983 में डिक्लेयर किया गया था, और एक कारामना रिवर के कैचमेंट एरिया में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे माउंट डुकोनो। माउंट डुकोनो कहाँ पर है? ये जकार्ता इंडोनेशिया में है, और एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसमें रिसेंटली इरप्शन देखा गया। 20 फरवरी 2025 को इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो में इरप्शन देखा गया। अब इंडोनेशिया जो है वो रिंग ऑफ फायर में आता है, जो पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। यहाँ पे आपको कई सारे एक्टिव वॉल्केनो जैसे कि माउंट मेरापी, माउंट सिनाबर्ग, ठीक है, माउंट अगंग, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल लीड इंडिया इन द वर्ड काउंट फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। अब देखिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट। ठीक है, ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट, और ये लार्जेस्ट ग्लोबल बर्डिंग इवेंट है जिसमें कई सारे जो बर्ड वॉचर आते हैं, वो बर्ड वॉचर्स होते हैं, वो आते हैं और अलग अलग एरिया में क्या करते हैं, अलग अलग जो स्पीसीज है वर्ड्स की, उनकी काउंटिंग करने का काम करते हैं। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी वर्ड काउंटिंग आपको देखने को मिलती है बाय द ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट। तो यहाँ पर इस काउंटिंग को रिसेंटली कंडक्ट किया गया। भारत में टोटल 1068 स्पीसीज को स्पॉट किया गया है। भारत में टोटल 1068 वर्ड की स्पीसीज को स्पॉट करने का काम किया गया है, और सबसे ज्यादा जो स्पीसीज हमको मिली हैं वो कहाँ पर मिली हैं? बंगाल में मिली है, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल में टोटल 543 स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने का काम किया है। फर्स्ट नंबर पे वेस्ट बंगाल है, सेकेंड नंबर पे उत्तराखंड है, थर्ड नंबर पे आसाम, फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र आपको मिल जाएंगे। क्लियर है?
तो बंगाल रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। टोटल 543 स्पीसीज को स्पॉट किया गया है और पूरे भारत में 1068 स्पीसीज को स्पॉट किया गया है। वेस्ट बंगाल में भी दार्जिलिंग टॉप पर है। दार्जिलिंग में 252 स्पीसीज को स्पॉट करने का काम किया गया है। फर्स्ट नंबर पे बंगाल, फिर उत्तराखंड और आसाम आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो बर्ड काउंटिंग हो रही है ये 1998 में स्टार्ट हुई थी और इंडिया ने 2013 से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत टेक्स 2025। ये इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है जिसमें अलग अलग टेक्सटाइल कंपनी, टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स, फैक्ट्री स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं और टेक्सटाइल सेक्टर में किस तरीके से इनोवेशन कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड अपॉर्चुनिटी को ग्रो कर सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर डिस्कशन किया जाता है। तो भारत टेक्स जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है। रिसेंटली भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, जिसमें हमारा पर्पस था फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन मार्केट, ये हमारा विजन है। इंडिया वर्ल्ड में 6 नंबर का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का। भारत पूरे वर्ल्ड का 8.21% टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करता है 23-24 में। अगर हम बात करते हैं तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन सबसे ज्यादा टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है जी, भारत टेक्स का ये सेकेंड एडिशन आपको भारत मंडपम में देखने को मिला और अभी हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट है वो 3 लाख करोड़ है और हमारा टारगेट है कि हमें इसे ट्रिपल करना है, 9 लाख करोड़ रुपीस करना है बाय द 2030। ये हमारा टारगेट देखने को मिलेगा। तो इंडिया के जो भी टारगेट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गई इतनी चीजें? चलो अगली कहानी समझते हैं। सेंटर रिलीज 15 फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स फॉर रूरल लोकल बॉडी। अब देखो 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर बात हो रही है तो फाइनेंस कमीशन क्या करता है? फाइनेंस कमीशन टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो टैक्सों का या करों का बंटवारा करने का काम फाइनेंस कमीशन करता है। हमारे देश में जो पंचायती इंस्टीट्यूट हैं, लोकल बॉडीज हैं, उनको ग्रांट देने का काम भी 15 फाइनेंस कमीशन करता है या कोई भी फाइनेंस कमीशन करता है। ये फाइनेंस कमीशन के काम है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो 15 फाइनेंस कमीशन है, इन्होंने 24-25 के लिए रूरल लोकल बॉडीज को ग्रांट किया है। कहां पर? बिहार, हरियाणा और सिक्किम में। बिहार में 821 करोड़ रुपीस, हरियाणा में 202 करोड़ रुपीस और सिक्किम में 6.26 करोड़ रुपीस का ग्रांट किया है। इस ग्रांट का इस्तेमाल पंचायती राज इंस्टीट्यूट और अर्बन लोकल बॉडी के एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए किया जाएगा। यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं यूनाइटेड ग्रांट और दूसरे होते हैं टाइड ग्रांट। यूनाइटेड ग्रांट बेसिकली क्यों दिए जाते हैं? जो लोकल नीड होती है, अर्बन लोकल बॉडीज होती है, पंचायत इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके लिए ये ग्रांट दिया जाता है। जबकि टाइड ग्रांट किस लिए दिया जाता है? आपके सैनिटेशन के लिए दिया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए दिया जाता है। तो 2 प्रकार से हमारे जो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं वो अर्बन लोकल बॉडीज को ग्रांट करने का रूरल लोकल बॉडीज को ग्रांट करने का काम करते हैं। 15 फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन देखेंगे 2017 में किया गया था अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसने 1 अप्रैल 2020 से काम करना शुरू किया है और इनकी जो रिकमेंडेशन है वो 2021-22 से 25-26 तक हमारे देश में एप्लीकेबल है। हमारे जो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है उनका नाम एनके सिंह आपको देखने को मिल जाएगा और अभी जो 16 फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन हो चुका है उसके चेयरमैन अरविंद पनगड़िया आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन किया जाता है। डन। चलिए, यहाँ तक अगर मैटर समझ में आ रहा है, सारी बातें क्लियर हो रही हैं, यूजफुल लग रही हैं, तो जल्दी से एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर दो और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। अब हमारे जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं इसकी पीडीएफ भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक अवेलेबल है, या फिर पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करेंगे गोवा शिपयार्ड शोकेस इंडिजीनियस नेवल वेसल एट नेवडेक्स 2025। तो नेवडेक्स 2025 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडिया की इंडिजीनियसली डिफेंस बिल्डिंग यार्ड को शोकेस करने का काम किया है जो कि एक फास्ट पेट्रोल वेसल है और ये जो नेवडेक्स है वो आबू धाबी में आपको देखने को मिल जाएगा। अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव फास्ट पेट्रोल वेसल को अनवील करने का काम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का फॉर्मेशन 1957 में हुआ था और 1967 में इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी की तरह रिकॉग्नाइज किया गया। ये जो फास्ट पेट्रोल वेसल है ये बेसिकली हमारे कोस्टल गार्ड के लिए लॉन्च किया गया है जो कि पेट्रोलिंग करने का काम, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा। 50 मीटर लॉन्ग आपको मिल जाएगा
जाएगा और 2720 किलोवाट के डीजल इंजन का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट मेजोराना। माइक्रोसॉफ्ट मेजोराना 1, ये माइक्रोसॉफ्ट की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जिससे हमारे क्वांटम कंप्यूटिंग के सेक्टर में स्टेबिलिटी आएगी, फास्टर होगा। ठीक है, और क्वांटम कंप्यूटिंग के सेक्टर में एक इन्हांसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेजोराना 1 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की एक पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप आपको देखने को मिल जाएगी। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया है और वैलिडेशन मिला है इसे यूएस डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी से। इसमें मेजोराना पार्टिकल का इस्तेमाल किया गया है, वो भी स्टेबल कंडीशन में, जो कि कंप्यूटेशनल एरर को कंट्रोल करने में कैपेबल है। यहाँ पे टोपो कंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है और सेमीकंडक्टर, सुपर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक पर्सन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आसाम की है जिनका नाम है पूर्णिमा वर्मन। पूर्णिमा वर्मन नेम्ड वीमेन ऑफ द ईयर बाय द टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंगली वीमेन ऑफ द ईयर कौन बन चुकी है? आसाम की पूर्णिमा वर्मन बन चुकी है। पूर्णिमा वर्मन आसाम से है और एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है। इन्हें वीमेन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने सिलेक्ट किया है। एक्चुअली टाइम मैगजीन ने टोटल 13 वीमेन्स को अक्रॉस द ग्लोब आइडेंटिफाई किया है, उनमें से एक भारतीय है जिनका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मा। पूर्णिमा देवी वर्मा को ग्रीन ऑस्कर मिल चुका है। एक्चुअली जो हमारा वीटली गोल्ड अवार्ड होता है उसे हम ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। तो इन्हें 2 बार ग्रीन ऑस्कर मिल चुका है, 2017 में और 2024 में। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने आसाम में पाए जाने वाले एक इंडेंजर बर्ड जिसका नाम है हरजिला, इसके कंजर्वेशन करने का काम किया है। टाइम्स मैगजीन जो है वो अमेरिका मीडिया कंपनी है और इसका फॉर्मेशन 1923 में किया गया था। क्लियर? चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे लेकिन एमसीक्यू के फॉर्मेट में। पहला है अकॉर्डिंग टू द मूडीज एनालिटिक्स व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट। इंडिया की प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है अकॉर्डिंग टू द मूडीज? आंसर हो जाएगा 6.4%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अपडेटेड जीडीपी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज की है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंडियन डिफेंस शिप बिल्डिंग कंपनी हैज शोकेस इट्स शिप एट द नेवडेक्स 2025 इन अबू धाबी? आंसर हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी। विच कंट्री हैज रिसेंटली एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ BOBPIGO? ये वो बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है। आंसर हो जाएगा इंडिया। Who has become the second fastest player to score 11,000 रन इन द ODI क्रिकेट? तो हमारे देश के सेकेंड फास्टेस्ट प्लेयर कौन बन गए जिन्होंने 11,000 रन बनाए हैं ओडीआई में? आंसर हो जाएगा यहाँ पर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने यहाँ पर 261 इनिंग्स में इस रिकॉर्ड को बनाया है, 11,000 रन बनाए हैं ओडीआई में। फर्स्ट नंबर के प्लेयर आपको विराट कोहली देखने को मिलेंगे जिन्होंने 220 इनिंग्स में इस रिकॉर्ड को बनाया है। नेक्स्ट है वेयर इज द पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला आपको देखने को मिल जाएगा न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, शिवराज सिंह चौहान इसे इनॉग्रेट करने वाले हैं आज के दिन, मतलब 22 फरवरी के दिन। इसे ऑर्गेनाइज करने का काम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट करेगा 22 से लेकर 24 फरवरी के बीच में, जिसकी थीम क्या है? एडवांस एग्रीकल्चर डेवलप्ड इंडिया आपको थीम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉल्ड द मेजोराना 1? आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर बी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। वेयर हैज गूगल ओपन इट न्यूएस्ट एंड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट कैंपस अनंत? हैदराबाद, गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु? जो भी सही आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज हम मंथली कंपाइलेशन में जनवरी मंथ की सभी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज को कवर करने वाले हैं। अभी तक अपॉइंटमेंट, इंडाइसेस, रिपोर्ट और गवर्नमेंट स्कीम, नेशनल न्यूज कवर हो चुकी हैं। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ, जाते जाते लिंक को शेयर करना नहीं भूलेंगे। टेक केयर।